मेरा नाम बुशरा है जी। मोहम्मद आलम मेरे हस्बैंड है। मैं चाहती हूँ उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वो एक सिर्फ ड्राइवर हैं और उन्हें फंसा दिया गया है और अब तक 1 साल हो गया, कुछ भी इंसाफ नहीं मिला है। ये क्या हो रहा है दुनिया में? सिर्फ गरीबों को और मुस्लिमों को और मुसलमानों को सताया जा रहा है। वो किसी आंदोलन से नहीं जुड़े, ना वो जानते, ना वो किसी पार्टी को जानते, और अब तक 1 साल हो गया, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ये सरकार क्या रही है? अंधी और बेरी होके बैठ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग दुआ करें और उनको जल्द से जल्द रिहा करने की उम्मीद चाहती हूँ मैं सरकार से, और कुछ नहीं चाहती। And also we have Sajida Rahman, Atikur Rahman's wife. अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप सब लोग हमारी बात सुनने के लिए आए। ये कैसा इंसाफ है? 1 साल हो गया, अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम इतनी बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं कि ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली ले जाया जाए, वो भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आखिर किस बात की सज़ा है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उनको सज़ा किस बात की दी जा रही है, कि वो एक मुस्लिम है या अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई इसलिए। उनको मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और एम्स ले जाया जाए ताकि सर्जरी हम टाइम से करा सकें। मैं नहीं चाहती कि एक और ईस्टर्न गोस्वामी की कहानी लिखी जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल काम है। एक सवाल मैं आप सब लोगों से करना चाहती हूँ, क्या मैं अगर आपकी बहन या बेटी होती, क्या आप सब लोग इसी तरह चुप बैठे रहते? मुझे इस तरह सड़क पे छोड़ देते? मैं सिर्फ आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरी आवाज़ बन के मेरा साथ दें उनको रिहा करने में और जल्द अज जल्द एम्स ले जाने में, ताकि उनको रिलीफ मिल सके। अभी भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बताया नहीं जा सकता कि कितनी ख़राब है। हार्ट पेशेंट की तबीयत अगर एक बार ख़राब हो जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं चाहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे, हर टाइम वो पूछते हैं मुझसे पापा कहाँ है, बताइए मैं उनको क्या जवाब दूँ। मैं आप सब लोगों से यही चाहती हूँ कि उनको आप मेरी आवाज़ बन के मेरा साथ दें और उनको रिहा करने में मेरी मदद करें। सिर्फ मैं आपसे यही चाहती हूँ। शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब तक सारी बातें कही जा चुकी हैं। मैं अब क्या इसमें इजाफा कर सकता हूँ? प्रोफेसर अब्दुल जी ने और प्रोफेसर नारायण ने और हमारे राज्यसभा के MP साहब सब ने जो है अलग अलग तरीके से सब बात रख दी है। हम जमा हुए हैं बहरहाल सिद्दीक़ कब्बन के लिए और उनके जो साथी हैं अतीकुर रहमान, मसूद, रऊफ़ शेख वगैरह के लिए, और वो बेचारा मज़लूम ड्राइवर जिसका कुछ भी लेना देना नहीं था उसके लिए जमा हुए हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा लोग इस 7 साल में गिरफ़्तार हुए हैं और जेलों में हैं कि अगर हम रोज़ाना यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे तो साल का दिन कम हो जाएगा। ये सूरत हाल इस गवर्नमेंट ने कर दी है। तो जो बुनियादी जो मसला है कि इस तरह के जो ब्लैक लॉज है, ख़ुसूसन UAPA जो बिल्कुल गलत कानून है, और अफसोस ये है इस टाइप के गुंडा के नाम पर वो, लेकिन वो असल में अपने मुखालिफ लोगों को जेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन सब को जानना चाहिए। आज जो सूरत हाल हो गई, मैं उसको आज की 2 मिसालें आज देता हूँ। इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हुए हैं
लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और उसको वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि आप अंदर नहीं आ सकते। और आज ही का वाक़या, आज दोपहर को, कि एक मौलाना साहब जिनको मैं जानता हूँ, वो ज़माने से जानता हूँ, शाहीन साहब हैं, शाहीन बाग में रहते हैं, उनके घर पर रेड हुई है और घर से सारे कागज़ वगैरह उठा के ले गए हैं, कंप्यूटर ले गए हैं, लैपटॉप ले गए हैं, मोबाइल ले गए हैं। और सबसे जो ख़तरनाक बात यह है कि उनसे सादा कागज़ पर दस्तखत करा के ले गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, उनका ठीक, मैं आपको पकड़ के ले जाता हूँ। तो उस बेचारे ने दस्तखत कर दिया उसने। ये आज हुआ है, दोनों चीज़ें आज हुई हैं। तो ये जो सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई है, मैं समझता हूँ कि उस पर जो है हमको रोज़ाना उस पर एक स्ट्रगल करना है यहाँ तक कि ये ख़त्म हो। और ये हो सकती है अगर हम सब लोग जमा हों, सारे लोग जमा हों, ख़ास तरीके से मीडिया के लोग जमा हों। अब देखिए, एक जो है वीडियो आया, बहुत ही शर्मनाक वीडियो है, और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने वो हरकत की है वो इस मुल्क के सबसे बदतरीन दुश्मन है, इसलिए कि उसने सारे मुल्क में थू थू कर दी हमारी। दुनिया का कोई यहाँ चाहे ना दिखाया हो, यहाँ चाहे काट पीट के दिखाया हो, लेकिन दुनिया में जो है उस वीडियो को हर चैनल ने दिखाया। और उससे क्या मैसेज गया कि हिंदुस्तान जो है बर्बरियत का एक मरकज़ बन गया। तो इस किस्म का जो माहौल बना हुआ है उसके ख़िलाफ़ हमको रोज़ाना एक स्ट्रगल करना है। और मैं पूरी तरह से इस बात के साथ सहमत हूँ कि सिद्दीक़ कप्पन जो एक सहाफ़ी हैं और उनके साथी, ये सब जहाँ तक हमें मालूम है, पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि इनके ऊपर कोई ऐसा कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। उससे बड़े बड़े जो गुनाह जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। अभी एक मिनिस्टर के बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। बताइए, कोई हद होती है हर चीज़ की। एक जो है, एक जो मुलजिम मालेगांव ब्लास्ट के अंदर, वो आज पार्लियामेंट में बैठी हुई है। खुदनानी जो है वो घूम रही है, हालांकि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। उसको हम वीडियो में देखते हैं, को नाच भी रही है वो ये हो रहा है। ऐसे लोग, तो ये अगर उसी वक्त बदला जाएगा जबकि ये हुकूमत बदलेगी। 2-3 साल में मौका आपको मिलने वाला है। आप सब लोग अगर मिल करके इसमें जद्दोजहद करेंगे तो वो हो सकता है। वरना अगर ये हुकूमत और रह गई, मैं अभी कल ही कह रहा था, एक बाहर के चैनल पे कह रहा था, अगर ये हुकूमत रह गई तो बहुत ही जल्द जो है महात्मा गांधी के बजाय इस मुल्क में गोडसे को फादर ऑफ नेशन कहा जाएगा। मैं हमारे दोनों आदरणीय पूर्व वक्ताओं से पूरी तरह से सहमत हूँ। पूरी तरह से मैं सॉलिडारिटी में यहाँ पे हूँ कि इन साथियों को तुरंत बेल दिया जाए। बेल उनका हक है और इस मामले में अतीकुर की जान को भी ख़तरा है। वाकई अगर जस्टिस डिले होगा तो डिनाई हो जाएगा, जिस तरह से फादर स्टैनली के साथ हुआ कि उनकी मौत हो गई और ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था। इसमें मैं एक दूसरे पहलू पे भी आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ। वो ये है कि अतीकुर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल ट्रेजरर रह चुके हैं और स्टूडेंट एक्टिविस्ट रह चुके हैं। मैं भी टीचर्स मूवमेंट से जुड़ी। मेरे ख्याल में ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप जिस तरह से स्टूडेंट्स को अटैक कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स को अटैक कर रहे हैं, स्कॉलर्स को अटैक कर रहे हैं, और इसके पहले, इसके पिछले दौर में जो साथी ट्राइबल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, ऑपरेशन ग्रीन हंट जो एक शुरू हुआ था कि ट्राइबल्स को आप पकड़ के कभी भी माओवादी डिक्लेयर करके जेल में बंद सकते। सैकड़ों ऐसे आदिवासी जेलों में सड़ रहे हैं, उनके लिए कोई बोलने वाले भी नहीं है। और फादर स्टैनली ने अपनी ज़िंदगी भर इनके लिए न्याय लाने के लिए काम किया था। कोर्ट में पिटिशन डाला था उन्होंने, लीगली लड़ रहे थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि इसके पहले जितने भी लोग ट्राइबल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, हमें कुछ नाम याद हैं, जैसे विनायक सेन का नाम, उनको भी, वो डॉक्टर थे, उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया था। बड़ी मुश्किल से बेल मिली थी, कई साल का। उसके बाद उम्र कैद, उनको उम्र कैद की सजा दी गई थी, फिर भी अभी तो बेल पे हैं। ऐसे और कितने साथी थे। हमारी यूनिवर्सिटी में एक 90% डिसेबल्ड व्हील चेयर बाउंड
स्कॉलर, पोएट, बेहतरीन टीचर डॉक्टर GN साई बाबा, उनके ऊपर भी एकदम साफ तौर से झूठे चार्ज लगाकर, और चार्ज में ये भी नहीं, 800 पेज की चार्जशीट में जजमेंट भी है, उसमें ये भी नहीं लिखा है कहीं कि इनके ऊपर कोई भी हिंसा भड़काने का आरोप है। एक आरोप है कि किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और वो भी प्रूव नहीं है, उसके लिए इनको उम्र कैद दे दी गई। एक बड़ा अच्छा सेंटेंस उसमें था उस जजमेंट में, जिससे आप सबको जाग जाना चाहिए था। इनके ऊपर आरोप था कि इनका जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो सपोजिटली हैं वो डेवलपमेंट रोक रहे हैं। अब वो की है डेवलपमेंट, किसके लिए डेवलपमेंट, कौन बेनिफिशियरी है इसका, कौन ये तय कर रहा है कि कौन डेवलपमेंट के खिलाफ है। तो जिस तरह से पूंजीवादियों का साथ देने के लिए सरकारें, एक सरकार नहीं, सरकारें पूंजीवादियों के प्रॉफिट के खिलाफ खड़े होने वाले जो डिसेंट करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, ताकि जो सच्चाई है सामने ना आए, और उन ट्राइबल्स के लिए कोई खड़ा नहीं, उनको एक एक करके जेल में डाला गया। उनके खिलाफ ज़माने से साजिश चल रही थी। डॉक्टर साई बाबा के बाद हाल में आप देखते हैं जो उनको भीमा कोरेगांव एक जो बहाना बन गया, जहाँ पे जो 15-16 साथी गए अरेस्ट हुए उस केस में, वो थे भी नहीं वहाँ। अब 15 है क्योंकि स्टैन स्वामी की डेथ हो चुकी। तो एक तो ये, दूसरा कि अब खुली एकदम खुली छूट है। उन्हीं पूंजीवादी जो कठपुतलियों के तरह हमारे सरकारों को नचाते हैं, उनके कहने पे ये आवाज़ें दबाई जाती हैं। और अब क्योंकि नियत आपके पूरे पब्लिक सेक्टर पे है, एग्रीकल्चर पे है तो किसानों को दबाओ, और शिक्षा पे है, शिक्षा का निजीकरण नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में पूरी तरह से आ गया है। सरकार पूरी तरह से पीछे हट रही है और ये दे रही है पूरी पूंजीवादियों को। नौकरियां जा रही हैं बेतहाशा, रेलवे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इतनी ट्रेनें प्राइवेटाइज हो गई हैं, प्राइवेट हाथों में चली गई हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मतलब कोई भी आप पब्लिक सेक्टर देखिए जो प्रॉफिट मेकिंग है उसको ख़त्म किया जा रहा है और प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। और प्राइवेट हाथों का मतलब आज के दिन में ग्लोबलाइजेशन के बाद ये है कि ये सारे अंतर्राष्ट्रीय जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेशंस, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे जन आंदोलन मजबूत हैं, छात्र आंदोलन मजबूत हैं, वहाँ पे कुछ रोक हुई है, यूरोप में कुछ रोक हुई है, लेकिन USA वगैरह में यूनियनों की पीठ तोड़ दी गई और वहाँ पे बेतहाशा चल रहा था हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से अनेक्ट करना। तो मैं नहीं मानती हूँ कि एक कोइंसिडेंस है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को अटैक किया गया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ ही हमारे साथ जो हमारा ब्रॉड एक हमारा मूवमेंट चल रहा है, जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन, जिसमें छात्र हैं, शिक्षक हैं और स्कूल के, कॉलेज के, पूरी यूनिवर्सिटीज़ के काम करने वाले लोग, कम्युनिटीज़ उसमें जुड़े हुए हैं। उसी में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के साथी भी आते रहे हैं और अपनी बात रखते गए। इस वजह से भी आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक फंडेड, उन पे किस तरह से अटैक किया गया, चाहे वो JNU हो या जामिया हो। ये सिर्फ मतलब कोइंसिडेंस नहीं है, ये बहुत जानी मानी साजिश है कि इनको हम दबा देंगे तो हम ये सारे सेक्टर्स एनेक्स कर पाएंगे। अब अगर ये करना है तो ये तो नेचुरली जनता विरोधी चीज़ है, तो जनता को कैसे, वो विरोध को कैसे दबाया जाए। एक तो आप ये सब करेंगे कि जेलों में डाल दो, लॉ ले आओ UAPA का। UAPA लॉ में जब बेल डिनाई हो रही है, जबकि जाने माने कन्विक्टेड क्रिमिनल्स जैसे माया कोडनानी, पूरे जेनोसाइड का उनके ऊपर कन्विक्शन था, उम्र कैद थी, अब उनको रिहा कर दिया गया। पहले बेल दिया गया कि उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन होना है तो रिहा कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर, बाबू बजरंगी, वो तो खुल के बोस्ट करता है वीडियो पे कि मैंने ये करवाया कांड गुजरात में। सबको बेल मिल गई, सब बेल तो मिली नहीं है सबको, चाहे कितना भी उन्होंने हीनस क्राइम नहीं किया हो और प्रूव कर दिया हो, कन्विक्ट भी हो गए। लेकिन जिसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, कोई हिंसा का आरोप नहीं है, उसको आप मेक बिलीव तरीके से पहले आप डाल देते हैं जेल में, फिर देखा जाएगा, चार्जशीट देखी जाएगी बाद में, ट्रायल बाद में देखा जाएगा। ये कोई जस्टिस है? तो क्यों दबाया जा रहा है?
इसलिए दबाया जा रहा है साथियों कि ये बोलने वाले लोग हैं, ये जो हैं ये लोग हमारे हीरो हैं। ज़्यादातर लोग हमारे छात्र अपनी नौकरी के लिए अपना मतलब मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां, अच्छी तनख्वाह के लिए एस्पायर करते हैं। किसी और से लेना देना ज़्यादातर नहीं होता है। ये छात्र, ये शिक्षक, ये इंटेलेक्चुअल, ये लॉयर, ये ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। इन्होंने दूसरे की परवाह की, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो गरीब हैं, जो डिस्पोजेस्ड हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो महिलाएं हों, सबके लिए आवाज़ उठाई, मेहनत की, अपनी ज़िंदगी दी। बहुत ही मतलब कहते हैं ल्यूक्रेटिव जॉब्स छोड़ के आए हिंदुस्तान में रहने के लिए और गरीबों के साथ रहने के लिए। तो ये जो हमारे मतलब एक ज़माने में इनको हम लोग संत कहते हैं, हमको रोल मॉडल कहते हैं। ऐसा हमारे बच्चों को एस्पायर करना चाहिए कि अब जिए तो दूसरे के लिए जिए। इन्हीं लोगों को दबाया जा रहा है, क्योंकि यही सबसे बड़ा खतरा हो गया है पूंजीवादी ताकतों के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो। लेकिन एक और अच्छा तरीका है, ये वाला हथियार तो पिछली सरकारें भी यूज़ कर रही थी, दुख की बात है कहना पड़ेगा। इस सरकार ज़्यादा अच्छा एजेंट बन गई है पूंजीवादी ताकत, जो बहुत शुरू से ये थे। इनके पास वो हथियार है जो दूसरों के पास नहीं है। वो क्या हथियार है? सांप्रदायिकता का हथियार। ये हथियार है साथियों। आप इनकी फैमिलीज़ में जाके देखिए, जो लीडर हैं, हर बड़े बड़े लीडर के फैमिली में आप देखेंगे मिक्स्ड मैरिजेस हुई हैं, लव जिहाद हुआ है। हाँ, और फिर इसी चीज़ को वो कहते हैं कि नहीं पोलराइज करने के लिए आप लव जिहाद कहते हैं, पोलराइज करने के लिए आप तरह तरह की बातें मुसलमानों के खिलाफ कहते हैं, क्योंकि ये समझ गए हैं, जैसे हिटलर समझ गए थे। और हिटलर तो इनके बहुत ही मतलब कहते हैं कि रोल मॉडल थे, लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, वो नेशनल प्राइड है। तो वो समझ गए थे कि पावर अगर आपको लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाना है और कंट्रोल करना है, तो नफ़रत से बड़ा कोई हथियार है नहीं। आप लोगों के अंदर नफ़रत इस तरह से पैदा करो, किसी अदर के लिए, कोई किसी को डीमन बना दो। अगर मुसलमान इस देश में नहीं होते तो कोई ना कोई और कम्युनिटी को डीमनाइज किया जाता। डीमनाइज करो, उनके खिलाफ झूठ फैला के आप नफरत फैलाओ, तब लोग आपकी बात पे आके आपको ही सत्ता में बैठाएंगे। ये समझ गई। और जनता जिस तरह से, बहुत दुख की बात है कि हिटलर ने जर्मनी में किया, जबकि जर्मनी में इतना हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस थे, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पे भी मतलब रैशनल थिंकिंग लोग थे, वहाँ पर भी अगर ये नफ़रत ये लोगों के दिलो दिमाग में डाल पाए, तो हिंदुस्तान में तो आसान था, शुरू ही से था। आपका कास्ट सिस्टम जो सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज़ है, जो दूसरे की पीड़ा को आपको देखने नहीं देता। नहीं तो इतने सेंचुरी से कास्ट सिस्टम चलता कैसे? जब माइग्रेंट लेबर जा रहा था सड़कों पे, तो इतने सारे हमारे क्लास के लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे कह रहे हैं, तुम इनको खाने वाने की ज़रूरत नहीं, काम नहीं करना चाहते। ये सुन के हम लोग को लगता है कि खून के आंसू हम बहाएं। साथियों, जब CAA NRC के खिलाफ आंदोलन चला, मतलब विश्व में इतना बड़ा आंदोलन हमने नहीं देखा। अब किसानों का आंदोलन चल रहा है, तब हम लोगों को भी थोड़ी सी उम्मीद जागी कि हमारे यंग लोग, हमारे साथी, हमारी महिलाएं आगे आके लड़ाई लड़ रही हैं। अभी भी मैं कहती हूँ कि वो हम दोबारा जगा सकते हैं। और पूरे देश में लोगों ने फिर से प्रस्तावना पढ़ना शुरू किया। मैं भी तब से अपने पर्स में प्रस्तावना रखती हूँ। लोग रखते हैं ना कोई छोटा सा कोई एक स्पिरिचुअल सिंबल पर्स में, तो मैं इसको रखती हूँ और इसको हम बार बार पढ़ते हैं। और ये हम पढ़ते हैं तो ये हमसे कहता है कि हम अपने आप को न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देते हैं, लिबर्टी देते हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भाईचारा। यहाँ पे कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो ये सरकार कर रही है, वो हर चीज़ को उलट रही है। सबसे ज़्यादा एंटी नेशनल कौन है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़ा है, वो है एंटी नेशनल, वो है गद्दार। और वही गद्दारी हमने देखी थी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस टाइम पे भी इंपीरियलिस्ट की मदद करने के लिए लोगों को डिवाइड करने की साजिश जो की गई, वो इसी कम्युनल फॉर्मेशन ने की थी। और जानबूझ के इस तरह से कि यही एक तरीका है कि लोगों को डिवाइड करो और ब्रिटिश हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाओ। तो वो पूरी हिस्ट्री में है। अब यह कि हिस्ट्री बदलने की कोशिश हो रही है, कोर्सेज बदले जा रहे हैं।
हमको बताया जा रहा है कि ये आप हैं ही नहीं, आप कुछ और हैं, आपका कल सिविलाइजेशन कुछ और है। फ्रीडम स्ट्रगल में सबने मिलके जो लड़ाई लड़ी, सबका वो बराबर का हक है इस देश में। हमको बताया जा रहा है कि नहीं, ये तो फॉरेनर्स हैं, इन्वेडर्स हैं, इस तरह से किया जा रहा है। नाम से ही लोग नाम पूछ के फिर कहते हैं इसको लिंच करना है। मतलब ये तो इंसानियत के ही खिलाफ है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। गीता में हर चैप्टर में लिखा है कि जिसको हम ईश्वर या शक्ति कुछ भी कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो हर शख्स में बराबरी से बसता है। बराबरी, द वर्ड इज बराबरी, इक्वली। तो आप कह क्या रहे हैं? उसमें यह भी लिखा है चैप्टर 16 में कि जो लोग धर्म को अपने मतलब के लिए, व्यापार के लिए, सत्ता के लिए, पाखंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो राक्षस होते हैं, वो डीमन होते हैं, उनको आसुर कहते हैं। तो क्या हम आसुरों के पीछे चल पड़े? हालांकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आसुर इन अ पॉलिटिकल सेंस। मैं ये कह रही हूँ कि जिसको बुरा माना जाता है, सब बुरी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें ये है भाईचारा, पूरे विश्व की भलाई के लिए कोशिश करना। ये नहीं कि आप कुछ लोगों के लिए करेंगे और बाकियों के लिए, किसी के लिए नहीं करेंगे। ये क्या है हिंदू राष्ट्र? कौन खुश है इसमें? जो प्रिविलेज सेक्शंस हैं, प्रिविलेज कास्ट हैं, उन्हीं के लिए आप करेंगे। और कितने हैं आप जानना भी नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते कितने हैं, क्योंकि आप जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। तब पता चल जाएगा कि किसको हमारे देश की पूंजी का कितना हिस्सा मिला है। अब 5% पॉपुलेशन को 95% अगर हिस्सा मिला है तो क्या वो न्याय है? क्या वो बराबरी है? वो नहीं है। और जिस तरह से ये पूरी जनता के खिलाफ है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटीज़ हो, महिलाएं हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, हेल्थ सेक्टर है, तब बचा कौन है? तो साथियों, ये जो टूल्स ये इस्तेमाल करते हैं सांप्रदायिकता का, ये एक स्ट्रैटेजी है। इनके अंदर कोई भी धार्मिक भाव नहीं और लोगों को इस तरह से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये दुख की बात है। अब कैसे लोगों को वापस अपनी ज़रूरतों के बेसिस पे अपना आंदोलन करना चाहिए, उनको वापस हम उस राह पे लाएं। चाहे वो बेरोज़गारी का मसला हो, चाहे वो शिक्षा का मसला हो। सब देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा ने बर्बाद कर दिया हमारे स्टूडेंट्स को। ये पॉलिसी लाएं जिसमें 70% आपके कोर्सेज ऑनलाइन ही होंगे हमेशा के लिए। क्या कोई बच्चा पढ़ पाएगा? कोई बच्चा कुछ सीख रहा है आज? ना कॉलेज में, ना स्कूल में, कहीं कोई नहीं सीख रहा। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में, वहाँ भी कोई कुछ नहीं सीख रहा है। तो इसी चीज़ को ये करना चाहते हैं कि हमारा देश मानसिक रूप से दोबारा गुलाम बन जाए और सस्ते, मतलब हाफ एजुकेटेड लोगों को हम निकालें। ज़्यादातर लोग स्कूल कॉलेज पहुँचे ही ना, ओपन स्कूल इधर उधर से कर लें ऑनलाइन, और फिर सस्ते दामों पे हम मल्टीनेशनल जो बड़े पूंजीवाद हैं उनकी फैक्ट्रियों में, उनकी मल्टीनेशनल की कंपनियों में हम काम करें। तो ये तो गुलामी आएगी हमारी। तो इसलिए साथियों, हम सबको लड़ना है, चाहे वो किसान हो या वर्कर हो, मजदूर हो, हम शिक्षक हों, छात्र हों, सबको एक होकर लड़ना है। कोई ये ना सोचे कि हम सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए किया जा रहा है। हाँ, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन डिसेंटर्स को भी किया जा रहा है। भीमा कोरेगांव के 15 जो बच्चे हैं, कौन है वो लोग? तो आप ये मत सोचिए कि लड़ाई सिर्फ मुसलमान समुदाय की है और इसी बेसिस पे कि आप मुस्लिम हैं। नहीं, आप इंसान हैं, आप नागरिक हैं, आपका हक, आप संविधान में विश्वास करते हैं। तो ये लड़ाई हमको मिल के लड़नी है और मुझे उम्मीद है कि अगर हम पूरा जी जान लगा के ये लड़ाई लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। और सबसे पहले हमारा ये डिमांड है कि अतीक उर रहमान को तुरंत बेल मिले ताकि वो एम्स में उनकी ट्रीटमेंट हो। बाकी जितने भी साथियों को बंद किया हुआ है उन सबको तुरंत बेल मिले। और इसी पे हमें लगातार प्रेशर बनाना है, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल फोर्सेस को अपील करके कि आप भी ये प्रेशर लगाइए ताकि हमारा देश पूरी तरह से फैशिज्म में ना झुलस जाए और दोबारा से गुलाम ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।